गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल साइकिल या सेल डिवीज़न। एक सेल को अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए दो फेजेस को पार करना होता है। फर्स्ट होती है इंटरफेज और दूसरी होती है डिवीज़न। इंटरफेज क्या होती है? इंटरफेज के दौरान क्या होती है, सेल्स के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देती या हम उनको देख नहीं सकते। लेकिन जब तक वो बायोकेमिकल रिएक्शंस उस सेल के अंदर कंप्लीट नहीं होंगे, उस सेल में आगे फर्दर डिविजन्स नहीं होंगे, यानी वो सेल ग्रोथ नहीं कर पाएगी। और एक तरह से सेल साइकिल या सेल डिवीज़न सेल का ग्रोथ करना ही है, सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन होना ही होता है। अगर अब हम बात करते हैं कि ये डिवीज़न या इंटरफेस कैसे होती हैं, कैसे स्टार्ट होती हैं, तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटरफेस, तो इंटरफेस कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसमें से फर्स्ट होती है G1 फेज़ या आरएनए सिंथेसाइजिंग फेज़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस फेज़ में क्या होता है कि प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होता है, और इसमें डीएनए के सिंथेसिस के लिए बहुत सारे एंजाइम्स का सिंथेसाइज किया जाता है और उनको स्टोर कर लिया जाता है। साथ में ही इसमें जो डीएनए के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उनका भी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए के बहुत सारे नाइट्रोजन बेसेस से मिलकर बना होता है, और नाइट्रोजन बेसेस के सिंथेसिस के लिए G1 फेज़ ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। और इस फेज़ के दौरान जो क्रोमोसोम्स हमें मिलते हैं वो एक्सटेंड फॉर्म में होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। एक्सटेंड का मतलब होता है कि बहुत लंबे लंबे रेशेनुमा पतले पतले क्रोमोसोम्स इस फेज़ के दौरान बनना शुरू हो जाते हैं। तो यानी G1 फेज़ जो है कि वो आरएनए का सिंथेसाइज या डीएनए का सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, या यानी डीएनए के सिंथेसाइज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स होते हैं उनका फॉर्मेशन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस G1 फेज़ के बाद आती है एस फेज़। एस फेज़ ऑल्सो नॉन एज द डीएनए सिंथेसाइज फेज़। इस डीएनए सिंथेसाइज फेज़ के अंदर क्या होते हैं, डीएनए का सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो डीएनए को बनाने वाले एंजाइम्स होते हैं वो ऑलरेडी फॉर्म्ड हो चुके हैं, और वो एंजाइम्स आगे डीएनए का सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डीएनए के साथ साथ ये कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स का भी सिंथेसाइज कर देते हैं, और टोटल जितना इस सेल साइकिल को कंप्लीट होने में टाइम लगता है उसका 30 से 50% टाइम इस फेज़ के दौरान कंज्यूम हो जाता है, और G1 फेज़ के दौरान 30 to 40% टाइम कंज्यूम होता है। तो G1 के दौरान 30 to 40%, और एस फेज़ में कितना टाइम लगता है, 30 to 50% टाइम एस फेज़ के दौरान लग जाता है। इसके बाद आती है G2 फेज़। G2 फेज़ ऑल्सो नोन एज द प्री मायोटिक फेज़। इस फेज़ में क्या होता है, सेल्स आर प्रिपेयर फॉर सेल डिवीज़न। इस फेज़ में सेल डिवीज़न नहीं होता है, लेकिन सेल अपने आप को सेल डिवीज़न करने के लिए तैयार करती है या प्रिपेयर होती है कि हाँ भाई अब मैं सेल डिवीज़न का पार्ट बनने जा रही हूँ, लेकिन मेंटली यहाँ पर वो प्रिपेयर हो जाती है। और ये वाली जो फेज़ होती है वो 10 to 20% टोटल फेज़ का टाइम कंज्यूम करती है। तो टोटल जो इंटर फेज़ है, अगर जैसे 1 घंटा लग रहा है तो 1 घंटे में 55 मिनट टाइम तो इंटरफेज़ में लगेगा, और 5 मिनट जो बाकी की फ़ेज़ यानी डिवीज़न कंप्लीट होने में लगता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि इंटरफेज़ टोटल 95% टाइम कंज्यूम करती है, और जो डिवीज़न फ़ेज़ होती है वो 5% टाइम कंज्यूम करेगी। डिवीज़न फ़ेज़ के अंदर हम बात करते हैं एम फेज़ या माइटोटिक फ़ेज़, जिसके अंदर पी मैट की बात की जाती है। पी मैट के अंदर आ जाती हैं प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। ये फेजेस के नाम तुमने सुन रखे होंगे, जो कि आगे हम माइटोसिस और मेयोसिस के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये जब सारी प्रोसीजर हो जाती है कि जब एक सेल G1 फेज़, एस, G2 और एम फेज़ से चलती हुई वापस वहीं पर पहुंच जाती है, तो ये साइकिल क्या है, यहीं से स्टार्ट होके वापस यहीं पहुंच गई। यानी सेल्स बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, बनेंगी, टूटेंगी, यानी बहुत सारी सेल्स क्या करती हैं, आगे ग्रो कर जाती हैं। जैसे एक पहले पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल कन्वर्ट इनटू डॉटर सेल, फिर बाद में वो डॉटर सेल रोल प्ले करती हैं पेरेंट सेल, फिर वो आगे फर्दर डॉटर सेल में
कन्वर्ट हो जाती हैं या डिवाइड हो जाती हैं, वैसे ही फिर जो डॉटर सेल बनी वो फिर पेरेंट्स का रोल प्ले करेंगी और आगे वो फर्दर डिवाइड। तो ये प्रोसीजर क्या है, लगातार एक साइकिल की तरह चलता रहता है, इसीलिए इसको क्या सेल साइकिल या सेल डिवीज़न के नाम से जाना जाता है। अगर इसके अंदर चाहे इंटरफेज़ या डिवीज़न में से अगर कोई भी एक फेज़ ना हो तो ये वाली सेल अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर सकते। या फिर दूसरी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो सेल साइकिल या सेल डिवीज़न एक टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन ही है, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है और सेल्स अपना ग्रोथ कर जाते हैं। अगर डेफिनेशन के फॉर्म में बात करें, द सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इज जीनोम्स, वो सीक्वेंसेस जिसमें कि सेल अपने जीनोम्स के डुप्लीकेट्स बनाती है, सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल्स, और सेल के अदर कॉन्स्टिट्यूट्स का फॉर्म करती है, इवेंचुअली डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स और कन्वर्ट हो जाती हैं 2 डॉटर सेल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल एक पेरेंट सेल है, उसमें सेल डिवीज़न होगा और वो कन्वर्ट हो जाती है 2 डॉटर सेल्स के अंदर। तो यानी इसमें क्या हुआ, पेरेंट सेल ने अपने जीनोम सेल्स बना लिए और वो जीनोम सेल्स क्या है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल या डॉटर न्यूक्लियाई का बनना ही एक सेल साइकिल है। अब फर्दर ये जो डॉटर सेल बनी आगे जब डिवाइड होंगी तब ये रोल प्ले किसका करेंगे, पेरेंट सेल का, और पेरेंट सेल से फिर आगे क्या बन जाएंगी, डॉटर सेल, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस टाइप से ये प्रोसीजर चलती रहती है। और जो सेल ग्रोथ होती है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी वो लगातार चलती रहती है, कभी भी स्टॉप नहीं होगी। स्टॉप कब होगी, जब वो सेल कंप्लीट एंड हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन जब एक सेल टूटेगी तो दूसरी बन जाएगी, दूसरी बनेगी तो तीसरी, ऐसे सेल्स का प्रोडक्शन चलता रहता है। दूसरी डेफिनेशन की अगर बात करें तो अ सेल साइकिल इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन अ सेल, कि सेल साइकिल क्या है, सीरीज़ है इवेंट्स की जो कि एक सेल के अंदर होती हैं, एज इट ग्रोज एंड डिवाइडेड, जिसमें कि एक सेल ग्रो करेगी और आपस में आगे फर्दर डिवाइड होती रहेगी। द सेल then leaves interphase, undergoes mitosis and completes the division, जिसमें कि सेल्स क्या होते हैं, इंटरफेस से उसको पार करना पड़ता है, उसको माइटोसिस को कंप्लीट करना पड़ेगा और माइटोसिस के थ्रू उसमें बहुत सारे डिविजन्स होंगे। द रिजल्टिंग सेल्स नॉन एज द डॉटर सेल्स, और उसके रिजल्ट के फॉर्म में जब उसमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाते हैं, डिवीज़न के बाद जो सेल्स बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, डॉटर सेल्स कहलाती हैं। एंड ईच एंटायर देयर ऑन इंटरफेज एंड बिगिन एज अ न्यू राउंड ऑफ द सेल साइकिल, फिर जब वो डॉटर सेल बनी फिर वो अपनी तरह कैसे पेरेंट सेल की तरह परफॉर्म करेंगी और आगे फिर सेम प्रोसीजर उनके अंदर स्टार्ट हो जाएगी। जो हमने बात करी थी इंटरफेज, इंटरफेज 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सबको पता है, G1 फेज ऑल्सो नॉन एज द गैप 1। अब ये G1 फेज किसके बीच में होगी, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जब इसके अंदर ये तब स्टार्ट होती है जब डीएनए रेप्लिकेशन होता नहीं है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन को तैयार करने के लिए जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है उनका इनिशिएशन पॉइंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। एस फेज या सिंथेसाइज फेज, इसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए का सिंथेसाइज किया जाता है। वो एंजाइम्स जो कि गैप 1 फेज में बन गए थे वो इसको डीएनए को सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर डीएनए के 2 क्रोमोसोम है तो आफ्टर एस फेज में डीएनए के क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, सिर्फ उनके क्या हो जाएंगे, अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर डीएनए का अमाउंट 2 था तो यहाँ पर डीएनए का अमाउंट कितना हो गया, 4, लेकिन जो इनके क्रोमोसोम नंबर थे वो सेम रहते हैं। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बट देयर इज़ नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, अमाउंट इज़ डबल बट क्रोमोसोम नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफ़ द सेल हैड डिप्लॉयड एंड हैव 2 एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 फेज, अगर सेल डिप्लॉयड है और क्रोमोसोम नंबर 2n है G1 फेज में, तो S फेज के बाद उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा और क्रोमोसोम नंबर एज इट इज़। और थर्ड जो फेज़ थी G2 फेज़ या गैप 2 के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती हैं जो कि माइटोसिस करने के लिए सेल को तैयार करती हैं या सेल को उस डिवीज़न को झेलने के लिए हेल्प करती हैं। डीएनए सिंथेसाइज या डीएनए रेप्लिकेशन अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि
सेल साइकिल के दौरान वो कौन सी फेज़ है जहाँ पर कि डीएनए रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है। सिर्फ एक ही सिंगल स्टेज है जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और उसको क्या बोलते हैं, एस फेज़ या सिंथेसाइज फेज़ या डीएनए सिंथेसाइजिंग फेज़ के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेटिंग क्रोमोसोम, डीएनए का जो क्रोमोसोम होता है उसमें रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है और जो क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है फिर वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डॉटर न्यूक्लियाई को, और ये डॉटर न्यूक्लियाई कॉम्प्लेक्स सीरीज से होते हुए सेल डिवीज़न करना स्टार्ट कर देते हैं और सेल डिवीज़न करने के बाद नई सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर फेजेस की बात करें कि कौन सी सेल कितना टाइम पीरियड लेती है, तो एक ह्यूमन सेल के अंदर 24 घंटे में एक सेल अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है और यीस्ट सेल के अंदर 90 मिनट लगा लेती है। बट इट वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल्स टाइप टू सेल टाइप, यानी अलग अलग सेल्स में और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन सेल्स के अंदर अगर 24 घंटे लग रहे हैं तो एनिमल सेल्स के अंदर भी इतने लगेंगे, यानी अलग अलग एनिमल्स में या अलग अलग ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ये टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है। अगर एक ह्यूमन सेल के अंदर अगर हम इस फेज़ की बात करें तो ह्यूमन सेल के अंदर लग रहे हैं हमें 24 घंटे, जिनमें से 24 घंटे में से 23 घंटे तो हम इंटरफेज में लगा देते हैं रेस्टिंग पीरियड, क्योंकि हमने कहा था कि एक सेल 95% अपना टाइम किस में लगा देती है, इंटरफेज में। तो इसके अकॉर्डिंग टू 23 घंटे तो उसे इंटरफेज के दौरान ही लग जाएंगे, जिसमें कि रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। और जो 1 घंटा बचता है उसमें वो एम फेज़ जो माइटोसिस होती है वो कंप्लीट हो जाती है, और इस माइटोसिस फेज़ को ही हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल सेल डिवीज़न के नाम से जानते हैं। और एम फेज़ स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीज़न। एम फेज़ जो कभी भी जो माइटोसिस होगा उसमें 2 टाइप से डिवीज़न होते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीज़न और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। जो न्यूक्लियर डिवीज़न होता है फर्स्ट सबसे पहले होता है उसके अंदर करॉस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। इसमें न्यूक्लियर डिवीज़न में सबसे पहले क्या होंगे, पेरेंट सेल डिवाइडेड टू डॉटर सेल में डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ही वो डॉटर क्रोमोसोम में चेंज होगी उसके बाद उनमें कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीज़न जैसे ही हो जाता है फिर उनके बाद उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है, और साइटोप्लाज्म का डिवाइड होने की जो प्रोसेस कहलाती है साइटोकाइनेसिस कहलाती है। यानी आगे जो हम माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस करेंगे वो हमेशा 2 प्रोसेस में कन्वर्ट होती हैं, कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस और सेकंड साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवाइड होता है और साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। जब उसके अंदर ये दोनों डिवीज़न कंप्लीट हो जाते हैं तभी हम कह सकते हैं कि उनके अंदर माइटोसिस या मियोसिस की कंप्लीट हुआ है। ओके, थैंक यू।